आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में। कंपनी के ओवरव्यू, शेयर होल्डिंग, कंपनी की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, लिस्टिंग गेन हो सकता है नहीं हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये सारी जानकारी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के हिसाब से है। सो जानकारी के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। देवयानी कंपनी के ओवरव्यू की अगर बात करते हैं तो देवयानी कंपनी मोस्टली यम ब्रांड्स के KFC और पिज्जा हट की फ्रेंचाइज को चलाती है और कोस्टा कॉफी के रेस्टोरेंट को भी चलाती है। ऐसे ही उसके अदर जो बिजनेसेस हैं वो वांगो है, आइलवार है। इसके मेनली 3 बिजनेस वर्टिकल हैं, जैसे कोर ब्रांड KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी। और इंटरनेशनल बिजनेसेस में ये फॉरेन कंट्रीज में यही फ्रेंचाइज लेके बिजनेस चलाती है, KFC और पिज्जा हट के स्टोर्स चलाती है। और अदर बिजनेसेस में जैसे वांगो, फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, आइलवार, एमरेली, क्रक्स, जूस बार, इस टाइप के बिजनेस रेस्टोरेंट चलाती है। ये सारे अदर बिजनेसेस जो हैं ब्रांडेड स्टोर, ये मेनली एयरपोर्ट और मॉल्स पे पाए जाते हैं। अगर आप एयरपोर्ट मॉल्स में देखेंगे तो वांगो और आइलवार के वहां पे मिल जाएंगे आपको स्टोर्स। अगर इसके स्टोर्स की टोटल बात की जाए तो इसके पास टोटल 655 स्टोर्स हैं 125 सिटीज में ऑल ओवर द कंट्री। देवयानी कंपनी 18,380 मिलियन का इशू ला रही है, जिसमें से फ्रेश इशू की अगर बात की जाए तो 4400 मिलियन है और ऑफर फॉर सेल की अगर बात की जाए तो 13,940 मिलियन का ऑफर फॉर सेल है। ये कंपनी इशू साइज से जो पैसा इकट्ठा होगा, जिसे नेट प्रोसीड भी बोलते हैं, उस पैसे को मेनली 2 जगह पे लगाएगी, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ बारोइंग्स में, और दूसरा लगाएगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में। सेबी की ICDR रेगुलेशंस के थ्रू ये 25% से ज्यादा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में नहीं लगा सकती है। तो जो भी पैसा आएगा वो मेनली जाएगा बारोइंग्स को पेमेंट करने में। सब्सक्रिप्शन के लिए IPO ये 4 तारीख को ओपन हो जाएगा और 6 तारीख को क्लोज हो जाएगा। अगर लिस्टिंग डेट की बात की जाए तो ये IPO 16 तारीख को BSE NSE दोनों पे ही लिस्ट होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग कंपनी के नंबर्स की अगर बात करते हैं तो कंपनी के टोटल एसेट को अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी का टोटल एसेट 2019 के फाइनेंशियल ईयर में इसने 18,074 मिलियन का एसेट बनाया था, जो बाद में बढ़ के 2020 में 18,835 हो गया और फिर बाद में ये घट के 2021 में 16,684 हो गया है। कंपनी के एसेट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू के बारे में तो कंपनी टोटल रेवेन्यू 2019 में 13,236 रहा था और 2020 में 15,350 और 2021 के फाइनेंशियल ईयर में ये घट के 11,988 हो गया है। इसके रेवेन्यू सेक्शन में भी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं लास्ट 3 ईयर में। और इसी तरीके से अगर हम लोग कंपनी के नेक्स्ट सेक्शन प्रॉफिट लॉस की अगर बात करते हैं तो कंपनी ने 2019 के फाइनेंशियल ईयर में 592 का लॉस किया था और जो बढ़ के 2020 में 787 मिलियन का लॉस हो गया था। बाद में 2021 में ये और बढ़ के 813 मिलियन हो गया है। इसके लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। और कंपनी की अगर बारोइंग्स हम लोग देखते हैं तो इसकी 30 जून 2021 तक अगर सैंक्शनड अमाउंट बारोइंग देखते हैं तो 8,064 मिलियन की बारोइंग है, जिसमें से अभी 30 जून 2021 तक की आउटस्टैंडिंग जो इसकी बची है, जो इसको लोन अमाउंट देना है, वो 5415 मिलियन रुपीज है। कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल 1153 मिलियन है और कंपनी का अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं, जिसमें हम लोग 5415 डिवाइडेड बाय अगर 1153 करते हैं तो कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 4.7 आता है, जो कि काफी ज्यादा है। अब अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग्स की अगर बात करते हैं तो कंपनी के मेनली शेयर्स RJ कॉर्प के पास है, जो 69% है प्रमोटर्स में, और फिर डन अर्न के पास 14% है, यम इंडिया के पास 5%, वरुण जयपुरिया के पास 4%, खंडेलवाल फिनस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड के पास 2% है, सैबरे इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट LLP के पास 2%, रविकांत जयपुरिया के पास 1%, अदर्स में 3%। बाकी के बचे हुए जो 97% ये कवर करता है, अदर्स के पास 3% है। इसी तरीके से अगर कंपनी के कंपटीटर्स की अगर बात करते हैं सेम पीयर्स में तो सबसे बड़ा कंपटीटर टोटल इनकम के बिहाफ पे जुबिलेंट फूड वर्क है, जो डोमिनोज पिज्जा रन करता है। ऐसे ही वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड आता है दूसरे नंबर पे टोटल इनकम के बिहाफ पे, जो मैकडोनल्ड की चेन चलाते हैं, और बर्गर किंग इंडिया जो भी कुछ दिन पहले IPO इसका लॉन्च हुआ था, ये बर्गर किंग चलाते हैं। ये तीनों ही क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में डील करते हैं।
इसी तरीके से कंपनी के अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपनी वेल ऑर्गेनाइज्ड QSR ब्रांड चलाती है। QSR का मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। कंपनी का लार्जेस्ट फ्रेंचाइज यम ब्रांड्स ऑफ इंडिया है। यम ब्रांड्स कई सारे ब्रांड्स चलाती है, जैसे टैको बेल हुआ, और भी कई सारे इसके ब्रांड हैं, लेकिन मेनली ये 2 चीजों को रन करती है, इनके 2 ब्रांडों को, वो है पिज्जा हट और KFC। और इसकी क्रॉस बाउंड्स ये सिनर्जी है, जैसे ये काफी डिफरेंट तरीके के रेस्टोरेंट चलाती है, जैसे वांगो हुआ साउथ इंडियन से रिलेटेड है, और KFC हुआ चिकन से रिलेटेड है, और पिज्जा हट हुआ पिज्जा भी चलाती है। इसी तरीके से कोस्टा कॉफी से रिलेटेड है। तो ये कई सारे डिफरेंट सेगमेंट में डील करती है, तो क्रॉस बाउंड सिनर्जी है, इसलिए ये ज्यादा बड़े कस्टमर मास को कवर कर सकती है। कंपनी का स्टोर नेटवर्क काफी बड़ा है, जैसे इसके पास 264 KFC स्टोर हैं, 297 पिज्जा हट है और 44 कोस्टा कॉफी स्टोर्स हैं। तो कंपनी काफी डाइवर्सिफाइड स्टोर्स में है, कई सारे स्टोर्स हैं इसके पास, तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ में आता है। अब इसी तरीके से अगर बात करते हैं कंपनी के वीकनेस या रिस्क फैक्टर के बारे में, कंपनी लास्ट ईयर से चल रहे कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, क्योंकि कोविड-19 में मैक्सिमम रेस्टोरेंट बंद हो गए थे और कोई भी डाइनिंग सर्विस के लिए जाता नहीं था, केवल टेक आउट डिलीवरी के लिए ही सर्विसेज ओपन हुई थी, और वो भी काफी बाद में ओपन हुई थी। इसलिए इस पैंडेमिक या ऐसी ही सिचुएशन अगर फ्यूचर में आती है तो कंपनी के लिए काफी दिक्कत की चीज होगी और इसके बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। इसी तरीके से कंपनी का मेनली बिजनेस KFC और पिज्जा हट के अरेंजमेंट या मटेरियल मॉडिफिकेशन या इनका जो मटेरियल एग्रीमेंट है उस पे बेस्ड है, तो इनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस रहती हैं। ये अपनी प्लानिंग से कुछ भी बदल नहीं सकते हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें इनको जो पहले से लिखी हुई होती हैं एग्रीमेंट पे उसी के हिसाब से करनी होती हैं। अगर कंपनी का पास्ट में कैश फ्लो देखा जाए तो वो निगेटिव रहा है। अगर कंपनी अपने कस्टमर बेस को और बड़ा नहीं करती है और कस्टमर अट्रैक्ट नहीं करती है तो ये फ्यूचर में भी निगेटिव कैश फ्लो ही रहेगा। कंपनी मेनली इंटरनेशनल ब्रांड की फ्रेंचाइज पे बेस्ड है, इसलिए अगर इनके ग्लोबली अगर निगेटिव इम्पैक्ट आता है तो ये इनके बिजनेस पे भी इफेक्ट डालेगा और स्टॉक की अर्निंग्स में इफेक्ट देखने को मिलेगा। कंपनी मेनली फास्ट फूड में डील करती है। अगर कंपनी के रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज करती है तो कंपनी का प्रॉफिट घटेगा। इंडिया में इन्फ्लेशन अगर काफ़ी बढ़ता है तो इसके प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी रिडक्शन देखने को मिलेगा, अर्निंग्स में रिडक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी बार बार अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकती है। इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मटेरियल इन सब चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी को उस क्वार्टर में या जब तक इन्फ्लेशन नहीं रिड्यूस होता है या उस चीज़ों का रेट अपना इंक्रीज नहीं कर लेती है या कस्टमर बेस की परचेजिंग पावर इंक्रीज नहीं कर जाती है इन्फ्लेशन के साथ साथ, तब तक कंपनी को अपने प्रॉफिट में दिक्कत हो सकती है। इन्फ्लेशन बढ़ने से कस्टमर डाइनिंग सर्विसेज के लिए अट्रैक्ट कम होगा, जिसकी वजह से भी अर्निंग्स में काफ़ी इफेक्ट आ सकता है। अगर हम लोग लिस्टिंग गेन की बात करते हैं तो 4 अगस्त से लेके 16 अगस्त जब तक ये लिस्ट होती है तब तक अगर मार्केट 15,400 के नीचे नहीं आती है और इसका सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा होता है पहले दिन और दूसरे दिन, तो फिर मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि कंपनी में आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिले, क्योंकि मार्केट बुलिश रहेगी तो कंपनी में लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से अगर स्टॉक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अगर देखा जाए, जैसे कि 5 साल के पीरियड में, तो कंपनी में हम लोग देखते हैं कि ये कंपनी लॉस मेकिंग है, दूसरी इसमें नेगेटिव कैश फ्लो है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ये स्टॉक अच्छा नहीं है। दूसरा ये भी है कि अगर ऐसी ही सारी चीज़ें देखते हुए क्या हम ये मान सकते हैं ये कंपनी निफ्टी 50 में कभी जा पाएगी, अगले 5 सालों में कोई इसका चांस बनेगा? तो अभी 5 सालों में तो इसका कोई स्कोप है नहीं। फ्यूचर में भी हो सकता है जब ये पॉजिटिव में आए, इसका कैश फ्लो पॉजिटिव में आए, प्रॉफिट में आने लगे, या इसका डेब्ट काफ़ी कम हो जाए, 1 के आसपास आ जाता है, तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख सकते हैं।